टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मार्च में हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च का ऐलान कर दिया है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास की सदारत की और इसके बाद अपनी हिकमत अमली का ऐलान किया। तो इसमें असम्बलियों से इस्तीफे या फौरी तौर पर हुकूमत पर दबाव डालने के लिए किसी इक़दाम का जिक्र नहीं था। पीडीएम की गैर वाज़ेह और तज़ादात से भरपूर सियासत की वजह से नजर तो ये आता है कि हुकूमत भी ऑपोजिशन को ज्यादा संजीदगी से नहीं ले रही है और इसे अपने लिए खतरा नहीं समझ रही है। ऑपोजिशन जमातें धरनों, एहतजाज और असम्बलियों से मुस्ताफी होने की धमकियां देती रही है, मगर हर बार ऐलानात के बाद ये जमातें पीछे हट जाती हैं। सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और मार्च के ऐलानात के अलावा भी कुछ करेंगी क्या? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपको देती हूं। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी, ऐलान तो हो गया, कुछ करेगी पीडीएम? देखिए, हम तो बहुत पहले से ये बात करते आए थे कि जब पीडीएम बहुत ताकतवर थी, पीडीएम का एक असर था, उसका इम्पैक्ट आ रहा था, हुकूमत घबराई हुई थी, तब मौलाना ने इस्तीफों को लॉन्ग मार्च के साथ मुंसलिक करके वो गलती की जिसके बाद पीडीएम गैर मौसर हो गई। और फिर शो कॉज वगैरह जो होता है, जैसे एयरलाइन में सीईओ किसी को शो कॉज दे दे, उस तरह का रवैया अख्तियार किया गया। और उसके बाद से पीडीएम को आप देख लें, मतलब एक बहुत अच्छा इत्तेहाद था ये, और ये आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसको प्रीएम्प्ट ही कर दिया गया कि उसके बाद हालात क्या हैं। आज कल जो मीटिंग हुई है, ये अव्वल तो बहुत आखिर से हुई, ये तय नहीं कर पा रहे थे क्या करना है। लॉन्ग मार्च पे बातचीत हो रही थी, इस्तीफों पे बातचीत हो रही थी, लोकल बॉडीज के बारे में बातचीत हो रही थी, बड़ा लंबा एजेंडा था। और मौलाना की बहुत सी ख्वाहिशात थी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। पहले तो आपको शायद याद होगा कि वो पहले ही यही चाहते थे कोई हल्फ उठाए कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का, अभी भी वो यही चाहते थे। तो ना कि कल वाले मीटिंग में उन्होंने शायद सुना है, बात की है इस्तीफों पर, और मुस्लिम लीग राइटली सेड कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पार्लियामेंट को खाली छोड़ देंगे कानून साजी के लिए, जो चाहे कानून साजी करे पीटीआई। और यही उस वक्त हम लोगों ने बात की थी कि अगर पार्लियामेंट को खाली छोड़ दिया आपने तो आपके इस्तीफे तो मंजूर नहीं होंगे, वो हाउस स्टैंड के ऊपर जो चाहेंगे अमेंडमेंट करा लेंगे। चुनांचे कल मौलाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहुत हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि अगर हमने ये किया तो उनको ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो गए, फिर कहने लगे इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है और ये हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब मुनासिब वक्त होगा। तो मुनासिब वक्त पहले भी नहीं था और आज भी नहीं था। अब ये अलग बात है कोई इसको डिफेंड करे और ये कहे कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे देती तो बड़ा मसला हल हो जाता। मसला उस वक्त भी हल नहीं होता। हमें पता है कि धरने में क्या हुआ था। धरने में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर ये तय किया था इस्तीफे कबूल नहीं किए जाएंगे, हाउस स्ट्रेंथ बरकरार रखेंगे और देखते रहे क्या होता है। यहाँ भी यही होता और आप बैठे तालियां बजाते रहते। तो मेरा ख्याल ये कि ये मार्च भी अभी फाइनल नहीं है, इसको फाइनल भी होना है और ये बहुत दूर है। ठीक, ये बहुत दूर है। उसके बाद फिर और एक मार्च और भी आना है, फिर जून जुलाई आएगा। ठीक है, यानी अभी आपके ख्याल में मार्च भी फाइनल होना है। जनरल साहब, दिसंबर में ऐलान किया जा रहा है कि मार्च में मार्च होगा, जिसने एहतजाज करना है, आवाम के लिए निकलना है, महंगाई पर बात करनी है तो एहतजाज करे। ये क्या कि इतना पहले से ही जो है वो ऐलान कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब आपने कोई काम ना करना हो, आपके आपस में इत्तेफाक राय भी ना हो और मुश्किलात हों, तो फिर इसी तरह आप लंबी तारीख दे के तो अपनी जान छुड़ा लेते हैं। उसके दरमियान जो वक्त है उसमें कई चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कीमतों का बढ़ने का रुझान रुक जाता है या कुछ थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो 23 मार्च को ये किस मुंह से बाहर निकलेंगे? फिर महंगाई आज है, ये बात कर रहे हैं 3.5 महीने बाद की। तो वो लगता यही है कि ये इन्होंने अपना वक्त गुजारा है और वो जो ख्वाहिश है कि कुछ मौजूदगी पॉलिटिकल सीन के ऊपर रहे पीडीएम की, कुछ भरम रह जाए, कुछ चेहरे नजर आते रहें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वरना तो अगर महंगाई का मामला है तो महंगाई तो आज है, आज आपको आने में क्या मसला है?
फिर यह है कि पीछे इनकी नाकामियां जो 2 साल से ये लगे हुए इस खेल पे, इनकी नाकामियों की फहरिस्त है बड़ी लंबी, और वो उस वक्त से शुरू होती है जब ये सारे इकट्ठे थे। अब तो फहरिस्त ने बढ़ना ही है क्योंकि पीपल्स पार्टी भी निकल चुकी है उसमें से, और बाकियों में भी वो जोश और खरोश नजर नहीं आता। एक वक्त वो अवैस नूरानी, जिसको अभी कराची में कहा कि तुमने मीटिंग करनी है, वो बड़ा उछला करता था, बड़ा कूदा करता था। अब उसकी कूदाहट जो है वो खत्म हुई पड़ी है, वो नजर ही बड़ा कम आता है। तो लगता ये है कि वो जज्बा जो था वो भी ठंडा पड़ गया है, और अब थोड़ी बहुत एक्टिविटी ये जारी रखने के लिए कि ताकि खुद मौजूद रहें सीन पे, कुछ चेहरे नजर आते रहें, कुछ आइंदा जब इलेक्शन करीब और आता जाएगा तो उसका मोमेंटम कुछ बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिर यह है कि 23 मार्च का इन्होंने कहा, तो वो भी कोई अवाम ने बहुत पसंद नहीं किया, उसकी पजीराई नहीं हुई खास, क्योंकि 23 मार्च जो है वो पीटीआई का दिन तो नहीं है ना, वो तो पाकिस्तान का है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छी तरह मनाना चाहिए, लेकिन वो उसमें इंटरनेशनली एक गलत चेहरा पाकिस्तान का पेश करेंगे कि जी हम एहतजाज करने जा रहे हैं उससे, तो वो भी एक गलत सिलेक्शन आप कह लीजिए। तो लगता यही है कि अब ये जैसे हम अपनी जबान में यहाँ कहते हैं डंग टपाऊ काम है ये, तो डंग टपाऊ वाला किया उन्होंने अपना वक्त पूरा करने के चक्कर में, वरना और कोई खास एक्टिविटी नहीं है और ना ही इसका कोई नतीजा निकला। ठीक है ज़ुनैरा, जब भी हम पीडीएम की बात करते हैं तो अक्सर एनालिस्ट ये कहते नजर आते हैं कि जो पीडीएम है वो कुछ भी नहीं है सिवाय एक डेड हॉर्स के। अब ये मार्च में जो मार्च का ऐलान किया है, आपके ख्याल में इसके बाद क्या स्टैंप लग गई इस बयान पर? इनके किसी भी बयान पे स्टैंप मेरा नहीं ख्याल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ आप 2 साल पहले देखें, बिलावल और मरियम नवाज़ की कुर्बतें आप याद करें, बहन भाई बन के उन्होंने कितना कुछ आपस में अहदो पैमान किए थे कि हम एक नया कल्चर लेके आएंगे पॉलिटिक्स में और ये करेंगे वो करेंगे। वो बहुत जल्दी सामने आ गया तब जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हुए। फिर उससे बहुत पहले से मेरा हमेशा से ये स्टांस रहा है कि ये पार्टीज़ इकट्ठी चल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि जो इनका कॉमन इंटरेस्ट है वो कोई है ही नहीं, सिवाय इसके कि ये अपने अपने स्टेक्स को फॉलो करना चाहते हैं। तो दोनों कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अनइंटेंशनली दूसरी पार्टी का कोई फ़ायदा हो रहा हो। दूसरा एक बड़ा मेजर ब्लफ है विच हैज़ बीन कॉल्ड PMLN का, कि अगर इस्तीफ़े नहीं देने थे तो फिर पीपल्स पार्टी से लड़ाई किस बात पे थी, फिर उनकी मुखालफत क्यों हो रही थी जब यही बात वो कह रहे थे। एग्जैक्टली यही स्टांस मुझे बिलावल के वर्ड्स याद हैं कि बीबी शहीद ने हमें यही सिखाया था कि पार्लियामेंट का फ्लोर कभी खाली नहीं छोड़ना। तो फिर अगर आप मोहतरमा के सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि वो ज़रा फिजल आउट हो जाए, ये ना लगे कि हम मोहतरमा के विजन पे चल रहे हैं, तो अब आके आप वो लोग वही चीज़ मान के अगर चलना शुरू हो गए हैं, तो फिर 2 साल जो आपने वेस्ट किए हैं उसमें पीडीएम ने किया क्या है, या उसमें जो लोग पिस रहे थे या जो लोगों को एक आवाज़ चाहिए थी अपोजिशन के ज़रिए से अपने मसाइल के लिए, वो तो आप लोग नहीं बने। दूसरा, आई ऑलवेज से फजलुर रहमान को टास्क ये दिया जाता है कि आपने इस सीट पे बैठ के ये काम होने नहीं देना, वो जहाँ बैठेंगे वो काम होने नहीं देंगे। जिस तरह कश्मीर कमेटी पे वो बैठे रहे हैं और कश्मीर का कुछ भी रिप्रेजेंटेशन, कहीं भी कोई नाम निशान हमने उस टाइम में नहीं देखा कि था। फजलुर रहमान की नाराज़गी, फजलुर रहमान का इर्रेलेवेंट होना, नून लीग का नज़र ना आना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पीडीएम बिल्कुल ही फिजल आउट हो जाएगी तो ये लोग रेलेवेंसी कैसे शो करेंगे। इन्होंने इसी प्लेटफॉर्म पे तो बार बार आके लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है कि अच्छा 23 मार्च नहीं, अब 14 अगस्त, अब 11 सितंबर, अब 25 दिसंबर, डेट्स तो इन्होंने देते रहना है, लेकिन बाहर ये नहीं निकलेंगे बिकॉज कॉमन एजेंडा सिर्फ अपनी अपनी जो एक पॉलिटिकल विंडिक्टिव बिहेवियर है उसको लेके चलना है, बयानात देने हैं और अपने जो केसेस हैं उसके लिए प्रेशर बिल्ड करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, जनरल इलेक्शंस कुछ ज़्यादा दूर नहीं है और अगला साल तो इंतखाबी मुहिम का साल है। आपके ख्याल में ये जमातें इंतखाबी मुहिम चलाएंगी या फिर एहतजाज करेंगी महंगाई के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइस्ता, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि अगर एक मरीज़ है और बड़ा सख्त बीमार है और उसको आप डॉक्टर के पास लेके जाती हैं और डॉक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है 4 महीने बाद हम आपको देखेंगे,
तो यही हाल पीडीएम का है कि आज अगर महंगाई इस वक्त है, आवाम इस वक्त परेशान है और ये इजलास के ऊपर इजलास कर रहे हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग बुला रहे हैं, लेकिन उनकी अगर आप अंदरूनी कहानी सुने तो उनके आपस के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। अब देखें कि मार्च की इन्होंने डेट दी है, वो भी फाइनल नहीं है। इस्तीफ़ों का इन्होंने कहा, धरनों का कहा, सॉरी, तो उसमें आप देखें कि ये तमाम चीज़ों में नाकाम है। जिस तरह एक शुरू में पीडीएम का जोश व जज्बा शुरू हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। पीपल्स पार्टी और एएनपी के बाहर चले जाने के बाद तो ये बिल्कुल ही जो है वो मुर्दा हो गया है ये पीडीएम। तो अभी ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी, जिस तरह जनरल साहब ने बात की अवैस नूरैनी की, आप देखें कि इसी तरह यही कारकुनों का हवाला है कि जब इन्होंने शुरू में जलसे जुलूस शुरू किए तो उसमें जोशो खरोश नज़र आ रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी एनर्जी जो है वो ख़त्म होती चली जा रही, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है कि ये करना क्या चाह रहे हैं, किस मसले के ऊपर ये हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। क्योंकि ये तो अपना एनआरओ, अपने केसेस, नैब के केसेस, ऑडियो वीडियोज़, इनके ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन आवाम के मसाइल पे तो बिल्कुल बात नहीं करते। जिन लोगों ने इनको वोट दे के असम्बली में भेजा है, ये असम्बली में उन लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाते, वहाँ जाके शोर शराबा करते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, TADA अपना बनाते हैं और वहाँ पे वापस निकल आते हैं। जिस तरह भी आपने देखा है कि ज़मनी इलेक्शन जो लाहौर में हुआ है NA 133, वहाँ कोई जोश व जज्बा नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि नून लीग का गढ़ कहलाता है लाहौर, लेकिन जिस तरह उनको वोट पड़े हैं वहाँ पे, तो इसी का टोटल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि मौलाना फजल रहमान इस वक्त कौमी असम्बली से बाहर हैं, तो वो पहली दफ़ा बाहर हैं, तो वो तो असम्बली गिराना चाहते हैं बेसिकली ना, कि किसी तरह ये असम्बली टूट जाए, ये गवर्नमेंट चली जाए, नई गवर्नमेंट आ जाए और मुझे किसी तरह एंट्री मिल जाए। लेकिन वही दोबारा बात आती है कि अवाम के मसाइल का मदावा करने के लिए इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके ये सड़कों पे निकले या लोगों को मोबिलाइज़ कर सके। अभी भी जो है वो मार्च का जो इन्होंने कहा है, इसी वजह से कहा है कि इनको अंदर की खबर है कि लोग नहीं बाहर निकलेंगे। एक तो सर्दी है, इस्लामाबाद की तरफ जाना, पहले भी आपने देखा कि जब मौलाना का धरना था उसमें किस तरह शदीद सर्दी थी, लोग मर भी गए उसके अंदर। उसके अलावा बारिश की वजह से बड़े लोगों को जो है वो तबीयत उनकी ख़राब हुई। तो इनको पता है कि अभी लोग नहीं निकलेंगे, तो इन्होंने मार्च की टाइम दे दी है। मार्च आते आते देखें अब अगला क्या टाइम देते हैं, जब तक तो इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से पीडीएम का ये जो धरने और मार्च वाला फैसला ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है इस वक्त। ठीक है, मुजम्मिल सौहर वर्दी साहब, हम देखते हैं कि हुकूमत पीडीएम को ज्यादा संजीदा लेती नहीं है, क्योंकि शेर आया के मिसदाक शेर आता नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, क्या शेर आ जाएगा? देखिए, ये हर सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर तो होती नहीं है। हमने माजी में वो भी देखा है कि आपने इस्तीफ़े जमा करा दिए थे और फिर 126 दिन बाद जाके इस्तीफ़े दिए हुए दिनों की तनख्वाहें भी वसूल कर ली थी और सारी मराद भी वसूल कर ली थी। और फिर जो लोग आज 23 मार्च पर बहुत एहतजाज कर रहे हैं कि ये बड़ा दिन है, उन्हें 14 अगस्त का मार्च तो बहुत पसंद था क्योंकि वो आज़ादी का दिन था, और 23 मार्च की डेट पे उन्हें बड़ा एतराज़ है, और 14 अगस्त की डेट को मार्च के वो बहुत हामी थे कि उस दिन तो मार्च लाजमी होना चाहिए। उसकी शान में तो कलाबें मिलाई जा रही थी। और दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत की नाकामियों की एक तवील दास्तान है, उस पर बात करने की बजाय हम ऑपोजिशन की नाकामियों की बड़ी बात करते हैं। भाई ऑपोजिशन ने तो सारे ज़िमनी इंतखाब जीते हैं, हुकूमत ने क्या किया है? महंगाई हुकूमत की वजह से है या ऑपोजिशन की वजह से है? महंगाई कम करना ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है या हुकूमत की जिम्मेदारी है? आज भी वज़ीर दाखिला कह रहे थे कि जी 4 महीने में महंगाई कम हो जाएगी। भाई लड़ाई कोई नहीं, उन्होंने 4 महीने बाद की डेट दी है। अगर महंगाई कम हो जाएगी तो मार्च नाकाम हो जाएगा, कोई नहीं निकलेगा बाहर, हुकूमत को एक वॉक ओवर मिल जाएगा, ना किसी को एनआरओ देने की ज़रूरत है ना कुछ ज़रूरत है। उन्होंने तो आपको 4 महीने परफॉर्म करने के लिए आपकी मर्जी के मुताबिक दे दिए कि अगर आप कहते हैं कि 4 महीने में महंगाई कम हो जाएगी तो हम 4 महीने बाद मार्च कर लेते हैं, आप कम करके दिखा दें। लेकिन अगर इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं होगी तो चाहे पीडीएम मुर्दा घोड़ा हो, चाहे दफना दें आप उसको, उसका जनाजा पढ़ दें, लोग वोट तो उसी को डालेंगे, लोग वोट पीपल्स पार्टी को डालेंगे, लोग वोट मुस्लिम लीग नून को डालेंगे, लोग वोट फजल रहमान को डालेंगे, क्योंकि इस हुकूमत की कारकर्दगी इतनी बुरी है कि वो मार्च के बगैर ही, मेरा मतलब है जिस लाहौर के इलेक्शन का बड़ा ढंडोरा पीटा जा रहा है, वो जीता तो मुस्लिम लीग नून नहीं है, अभी विनिंग स्टैंड पे तो वही खड़ी है। यहाँ तो आप कह दें कि वहाँ बड़ा अपसेट हो गया है और कोई आज़ाद उम्मीदवार जीत गया है। आज जो लोग कहते हैं कि जी मरियम और बिलावल इकट्ठे खड़े थे और फिर क्या हो गया, कल ताहिरुल कादरी और इमरान खान इकट्ठे खड़े थे। हमने पाकिस्तान में 2 कज़न देखे, ताहिरुल कादरी और इमरान खान इकट्ठे स्टेज पर इस मुल्क का निज़ाम बदलने आए थे। कहाँ हैं ताहिरुल कादरी और इमरान खान?
वो मौलवी कनाडा से वापस क्यों नहीं आता, और इस इलेक्शन में वो क्यों पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा था? क्या इमरान खान ने उनको कहा था कि आपने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना है? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक मुतहारफ सियासी जमातें हैं, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। पार्लियामेंट में वो इकट्ठी हैं, पब्लिक में वो इकट्ठी आगे नहीं चलना चाहती। फजलुर रहमान जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी अलग इलेक्शन लड़ना चाहती है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि सारी जो नाकामियाँ हैं वो अपोजिशन की हैं और सारी कामयाबियाँ हुकूमत की हैं। आज पेट्रोल महंगा है, आज डॉलर ऊपर है, आज मेरा मतलब है घी महंगा है, चीनी गायब है, आटा गायब है, दवाइयाँ 400% महंगी हैं। ये सारा भी पीडीएम का कसूर है, इस पर भी उनके खिलाफ ही रेफरेंस बनने चाहिए। आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं जिस तरह मुजम्मिल साहब ने बड़ी पीडीएम की जो है वकालत इस वक्त की है, इनको चाहिए कि ये उनको जाके बताएं जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया है ना कि चीनी महंगी, आटा महंगी, इस मसले के ऊपर बाहर निकले। बात यह कि 2 कज़न्स की बात इन्होंने कर दी, वो वक्त भूल गए हैं जब नवाज शरीफ साहब भी अल्ताफ़ हुसैन के साथ हाथों में हाथ डाल के यादगार पाकिस्तान के ऊपर। तो ये जिस तरह आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स इसी तरह है, तो पॉलिटिक्स इसी तरह होती है। गवर्नमेंट तो पॉलिटिक्स कर रही है, महंगाई गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं लाई गई, दुनिया में महंगाई हो रही है, कोविड की वजह से दुनिया के हालात बुरे हैं। तो अगर आप एक तरफ दिखाते हैं तस्वीर का एक रुख, तो तस्वीर के दूसरे रुख की भी बात कर ले। बात तो हो रही है कि पीडीएम नाकाम है, तो हमने अगर मुझे बोलने दें, अगर मुझे बात करने दें, बात मुकम्मल कर लेने दें, आपको बारी जरूर आएगी। हौसला रखा करें, कोई बात नहीं, आपको कहीं से फोन नहीं आएगा कि आप बीच में बोले। हाँ, बात यही कर रहा था कि बात जो सवाल पूछा गया कि पीडीएम क्यों नाकाम हो रही है, तो तमाम पार्टिसिपेंट ने सवाल के हिसाब से ही जवाब देना है। वो आपकी तरह दूसरी तरफ उसको ले जाके जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि सवाल पीडीएम के बारे में पूछा है। जब हुकूमत के बारे में सवाल पूछेंगे तो उस वक्त हम हुकूमत के बारे में जवाब देंगे कि हुकूमत की क्या कारकर्दगी है। ठीक है, जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मुजम्मिल साहब आपकी जानिब दोबारा आ जाऊंगी। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पीडीएम का किस्सा इसलिए जिक्र आता है कि पीडीएम ने बड़े दावे किए। हमें इमरान खान की या पीटीआई की नाकामियों को तो पता है, और जैसे मुजम्मिल कह रहे हैं कि अगर इतनी नाकामियां हैं, इतना बुरा हाल है उनका, तो पीडीएम आराम से क्यों नहीं बैठ जाती? वो खुद ही गिर जाएंगे। जो जिनकी नाकामी है, पब्लिक उनको, जैसे आप कह रहे हैं, पब्लिक उनको उनकी पजीराई नहीं करेगी, बड़ी अच्छी बात है, ना करे, खत्म हो गई बात। लेकिन ये कूद रहे हैं पहले दिन से। इन्होंने सवाए खलफशार के और कोई काम नहीं किया, और खलफशार इनका कामयाब नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि नाकाम हुए। मौलाना ने पहले दिन कहा था कि जनाब कोई भी जाके हलफ मत ले, फिर इन्होंने वो कोई नो कॉन्फिडेंस उठा के ले आए, फिर उसके बाद धरना एक आ गया। कौन कौन सी इनकी नाकामी गिनवाऊं? सवाए बर्बादी के इनके मुकद्दर में और कुछ था ही नहीं, क्योंकि अंदर से ये एक नहीं है। अंदर से सब एक दूसरे को डस रहे हैं, इनके अपने अपने मफादात हैं। पीपल्स पार्टी कहीं और देख रही है, पीएमएलएन के कुछ और मफादात हैं, वो अपने मुकदमों के चक्कर में हैं। मौलाना बेरोजगारी से तंग आके तहस नहस के चक्कर में है। वो शाह अहमद नूरानी अपने लिए जगह बनाने के चक्कर में, उनका बेटा। ये सारा खाता इसी वजह से है, वरना कामयाबी इनकी होती। अगर आप हुकूमत गिराने या घर से निकले थे तो बड़ा अच्छा गिरा देते, कुछ कर देते ना, तो हम आवाम कहते हैं जी बड़ा अच्छा, कोई शायद ये बेहतरी को कर दें। तो ये तो खुद जलीलो खार हो रहे हैं सड़कों पे, और साथ हमें ऐसे ही लगाया हुआ है कि जनाब आप गिरा देंगे, अब ये कर देंगे, अब वो कर देंगे। ना महंगाई का कुछ इन्होंने किया, ना कोई हुकूमत गिरा सके, ना ही कोई नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई, ना इलेक्शनों के करीब आ गए जी। तो अभी इलेक्शन कहते थे कि जी जल्दी हो जाएंगे, हम करा देंगे इलेक्शन। यार कोई नाकामियों की लिस्ट हो ना, ये तो अनगिनत किस्म की नाकामियां की गिनती क्या करें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी मुजम्मिल साहब का कमेंट ले लूं, फिर आपकी जानिब आती हूं। जी मुजम्मिल साहब। नहीं, आप एनबीसी का भी ले लें, मैं एंड पे बात कर लूंगा, फिर सारों ने इसी पे ही बात करनी है ना। एनबीसी ठीक, वो सदर मुशायरा आखिर में आते हैं ना, ताकि पूरा मुशायरे का हाथ पकड़ सके। अच्छा, मैं कह रहा था कि अभी बात हुई पीडीएम की नाकामियों की, मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि ये नाकामी हुई। अगर महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च छोड़े, महंगाई की जो हुकूमत की नाकामियां हैं उनको लेकर कोई मुहिम चला सकते थे, ये उनको लेकर कोई मूवमेंट लॉन्च कर सकते थे, उन्हें करनी चाहिए थी। लेकिन मेरा ख्याल ही इस पोजीशन में नहीं रहे। इस पोजीशन में जब थे तो थे, उस वक्त काम कर रहे थे, अब नहीं है इस पोजीशन में। सिर्फ महंगाई, इंतहाई नालायक हुकूमत है, और हुकूमत कहती है इंतहाई नालायक पोजीशन है। ये दोनों बड़े अजीब गरीब सूरत हाल है, और अब तो नए मसाइल भी सामने आ रहे हैं। दूसरा, नसीम ने एक जुमला भी कहा कि महंगाई तो दुनिया भर की है। ये क्लीशे है, महंगाई दुनिया भर में है,
लेकिन दुनिया भर में महंगाई का खात्मा करने के लिए इकदाम होते हैं, रिफाई इकदाम होते हैं, फलाही इकदाम होते हैं। पड़ोस में वेट कम किया गया है पेट्रोल पे पिछले हफ्ते, और 9 रुपए कम हुआ है पेट्रोल पड़ोस के मुल्क में। ये उसको छोड़े, वो फ्लाई स्टेट नहीं है। जो फ्लाई स्टेट जहाँ आप भी रहते हो और वो लोग भी रहते हैं, वहाँ यही होता है ना कि महंगाई का असर खत्म करने के लिए इकदाम होते हैं। अमेरिका ने पेट्रोल प्राइस कम करने के लिए पेट्रोल की प्रोडक्शन बढ़ा दी, उसकी रसद बढ़ा दी उन्होंने। तो हमारे पास तो वो कुछ नहीं है, हमारे पास जो कुछ था वो भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो इसको ये कहना कि आलमी मंजरनामे में और आलमी रुझान है, ये गलत है। हर मुल्क अपने अपने एतबार से महंगाई का मुकाबला करता है, हम मुकाबला नहीं कर पाए। सही। मुजम्मिल साहब, लगे हाथ ना मैं जुनैरा का कमेंट भी ले लेती हूँ, फिर आपकी जानिब आती हूँ। जुनैरा। नहीं, मैं तो कमेंट से ज़्यादा एंजॉय कर रही थी जनरल अमजद का ये कहना कि मौलाना की जो बेरोज़गारी है वो बहुत बड़ा मसला है। तो उनकी बेरोज़गारी शायद उनको ये एहसास दिलाती कि ये कितनी बुरी चीज़ है, और इस वक्त आवाम में कितनी बड़ी तादाद है जो बेरोज़गारी का शिकार है, तो उसी के लिए बाहर निकल आते। क्योंकि एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी जब हो जाता है ना, तो उसके बाद ज़्यादा वो चीज़ की तकलीफ़ आपको फ़ील होती है। और बड़े जेन्युइन मसाइल हैं इस गवर्नमेंट के जिनके ऊपर बाहर निकला जा सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, महंगाई तो चले है ही है, IMF के साथ जिस तरह के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, रज़ा बाकिर की अपॉइंटमेंट किसने की, क्यों की, वो तो IMF के नुमाइंदे हैं। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर स्टेट बैंक ऑटोनमस हो जाता है तो वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा IMF की इन एक खातून को जो इंडियन है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उस ब्रांच की, जिसको रिपोर्ट करेंगी। ये बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं। इसी तरह डिवैल्यूएशन ऑफ योर मनी, के वो जान के किया जा रहा है सब कुछ। स्टॉक एक्सचेंज इतनी दफ़ा क्रैश क्यों हुई, स्टेट बैंक इंटरवीन क्यों नहीं करता जब डॉलर इतना ऊपर जा रहा होता है। ये बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं। और फिर आपने किन शराइत पे IMF के साथ सब कुछ साइन किया है, लेकिन उनको इन चीज़ों से गर्ज ही नहीं है। इस पर अगर कोई बोल रहा है तो वो हम लोग ही बोल रहे हैं, और तो कोई नहीं, मीडिया बोल रहा है सिर्फ। तो अगर इस पे भी वो लोग खड़े नहीं होते तो इट सिंपली सेज कि उन लोगों को वाकई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ठीक है जी मुजम्मिल साहब। देखिए, मैं फिर भी ये कहूँगा कि बार बार कहा जाता है मौलाना फजलुर रहमान बेरोज़गार हैं। भाई, उनका बेटा इस वक्त उनकी तीसरी बड़ी सियासी जमात है पार्लियामेंट में, और वो पाकिस्तान के बड़े सियासी इत्तेहाद के सरबराह हैं। वो कैसे बेरोज़गार हैं? उनसे बेहतर सियासत कौन कर रहा है कि बेटा जो है वो पार्लियामेंट में तीसरी बड़ी जमात का कायद है, और ख़ुद वो पाकिस्तान के बड़े सियासी इत्तेहाद के सरबराह हैं, जिसको हम पिछले आधे घंटे से बहस कर रहे हैं। बात यह है कि सियासत में रास्ता बनाने का खेल है। हमने माजी में एक ऐसी अपोजिशन देखी है जो अंपायर के साथ मिलकर अपोजिशन करती थी, जो हर वक्त अंपायर के इशारे पे और जो कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे अंपायर उंगली उठा रहा है, अंपायर उंगली उठा रहा है। हम आदी नहीं है जेन्युइन अपोजिशन के। हमें ये पता ही नहीं है कि लोग एक जेन्युइन और रियल अपोजिशन क्या होती है। हम तो ये समझते हैं कि इशारा होगा और हुकूमत गिरा दी जाएगी, इशारा होगा तो सू मोटो हो जाएगा, इशारा होगा तो इस ऑपोजिशन को कोई इशारा नहीं हो रहा। इसने जो करना है अपनी ताकत पे करना है, वेदर को देखना है। सर्दी के मौसम में मार्च करके लोगों को तो नहीं मरवाना है। अगर हुकूमत ने लोगों को मरवाने का ठेका लिया हुआ है तो क्या ऑपोजिशन ने भी लिया हुआ है? मैं समझता हूं कि मार्च, एक तो हुकूमत 4 महीने का टाइम मांग रही है कि हम इस महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, चलेंगे, उन्हें ये 4 महीने भी दिए जाने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मार्च में मौसम भी बेहतर हो जाएगा और ये मार्च होता हुआ आपको नजर भी आ जाएगा। मुजम्मिल साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन से वाइंड अप करते हैं, ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर अगले सेगमेंट की जाने पड़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर की तशद्दुद से हलाकत पर मुल्क से ताहाल आवाजें बुलंद हो रही हैं। मुल्क के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने 10 दिसंबर को वाक़े के खिलाफ यौम मुज़म्मत मनाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ सियालकोट बार ने कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान के मुकदमात ना लड़ने का ऐलान किया है। वक्ती तौर पर इस वाक़े के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद हो रही है, मगर माजी में भी ऐसा हो चुका है कि पहले मज़ामत होती है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो इन वाक़यात को कबूल कर लिया जाता है। सवाल यह है कि माजी के इस रवैये से बचने के लिए सियासी और समाजी मैदान में किन अमली इक़दामात की ज़रूरत है? जनरल साहब,
क्या किया जाए ये वाकयात ना हो, रुक जाएं, बल्कि खत्म हो जाएं? देखिए, बात यह है कि इस चीज को अगर हम एनालाइज कर लें कि जिन लोगों ने नामूसे रसालत के ऊपर नारा लगाया या उससे पहले कभी उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाया या खत्म नबूवत का नारा लगाया, क्या वो उससे मुखलिस थे? क्या वो वाकई निज़ाम मुस्तफ़ा बाद में राइज करने के लिए मुतहर्रिक रहे? वो नहीं रहे। इसी तरह नामूसे रसालत का आप देख लें कि ये जो खादिम रिजवी साहब वाला टोला था, इनका मकसद था इस दफा वो साद रिजवी को रिहा करवाना, वो करवा लिया, बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि पहली चीज ये कि ये इस चीज को मिसयूज करते हैं अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, क्योंकि उनको अंदाजा है कि लोगों में ना इस्लाम की तालीम है और ना ही वो शऊर है, लिहाजा उनके जज्बात को मुतहर्रिक करना आसान है। अगर ये दो तीन ऐसे हम नारे लगा लें तो वो लोग मुतहर्रिक हो जाते हैं, जाने देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये वो कमजोरी है जिसको ये एक्सप्लॉइट कर। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और कानून हमारा आइन है वो खत्म नबूवत की जमानत दे रहा है। फिर यहाँ किसी को यहाँ एक फ्रेंचाइज के तौर पे लेके खुद डंडा पकड़ के इसका ठेकेदार बनना क्या उसका जायज बनता है? ये तो हुकूमत ने न सिर्फ आइन बल्कि ब्लास्फेमी लॉ मौजूद है, जब कवानीन भी मौजूद हों तो आप किस चीज का तहफ़्फ़ुज़ करने दौड़े हुए हैं और किस चीज के लिए आप कर रहे हैं बैठ के एहतजाज? तो इसका मतलब ये है कि ये सारा खेल नाजायज था और जरूरत इस बात की है कि इसको बैन किया जाए कि ये जो नारे हैं निज़ाम मुस्तफ़ा, खत्म नबूवत या ये नामूसे रसालत, इनको कतन कोई इस्तेमाल नहीं कर सके। और अगर किसी ने करना है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी तालीमात को लोगों को बताए, वो आम करे। उसका सियासी रोल या एहतजाज वाला किस्सा उसका कोई नहीं, वो सॉफ्ट उसका एक रवैया होना चाहिए जहां वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तबलीग और तालीम देने पे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सियासत इस चीज पे करना, जो कि मैंने नोट की थी ये जुल्फ़िकार भुट्टो के वक्त से, उसको कतन पार्लियामेंट में जाके, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मसला है, इनको पार्लियामेंट में इसको लेके इसके ऊपर रेजोल्यूशंस बनानी चाहिए, पास करनी चाहिए और एक मुश्तरका एक महाज होना चाहिए कि ये काम हम नहीं होने देंगे। ठीक है, आपके ख्याल में मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाने की जरूरत है। जुनैरा, हम देखते हैं कि मामला मजहब का नहीं है बल्कि मौशरती रवैयों का है, जैसा कि आज अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद में भी पेश आया। किस तरह से बतौर मुआशरा हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, किस तरह से रवैयों को ठीक किया जा सकता है? शाइस्ता, मसला कोई और होता है, लेकिन हम मज़हब को एज अ सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं, एज अ लेजिटिमेसी यूज़ करते हैं कि अब जहाँ मज़हब आ जाएगा वहाँ कोई बोलेगा नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि मामले माशरती हैं। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये बहस पाकिस्तान में हुई है और बहुत अच्छे लेवल पे हुई है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ बल्ज कहते हैं इसको, कि आपकी इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बिलो 30 है, अनएम्प्लॉयड है, और फिर उसमें से बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो अनएजुकेटेड है। तहरीक लब्बैक के फॉलोअर्स को देख लें आप, वो कौन लोग हैं? वो मज़दूर हैं, यंगस्टर्स हैं, वो दो दिहाड़ियाँ काम करते हैं, 4 दिहाड़ी काम नहीं करते क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है। आपने इंगेज नहीं किया अपनी यूथ को, इसलिए वो रेडिकलाइज हो रही है। और बहुत आसान है, ये जो नारा है, इस नारे पे कौन खड़ा नहीं होगा? अगर मुझे और आपको भी कहीं पता चल जाए कि कोई गलत बात हो रही है प्रॉफिट के ख़िलाफ़, जिस तरह के डेनमार्क में या नॉर्वे वगैरह में हो रही थी, हमें भी गुस्सा चढ़ता है। बट द थिंग इज़ कि इस चीज़ को के ज़रिए से कानून अपने हाथ में ले लेना और इसके लिए विंडिक्टिव होकर पर्सनल वेंडेटास निकालना, ये बहुत आम हो गया है। और इसको रोकने के लिए आपको करिकुलम से लेके आपको मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मदरसाज, नेशनल एक्शन प्लान, इन पे बहुत डीपली अमल करना पड़ेगा। ठीक है, एनबीसी, आपके ख्याल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मीडिया अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? मीडिया अल्लामा इकबाल का शेर है, उसकी तरवीज कर सकता है कि नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। अल्लामा कह गए, मैंने नहीं कहा। और अल्लामा की बहुत मशहूर रुबाई है ये। अब सूरत हाल ये जनरल साहब ने बता दिया कि हमारे यहाँ तमाम सियासी फितने
मजहब की बुनियाद पर आगे बढ़ाए गए, चाहे वो 50 का वाक़या हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वाक़या, उसके बाद के वाक़यात हो, किसी को हिंदू कह दिया, किसी को कादियानी कह दिया, और किसी को कहा कि ये कादियानियों के लॉ में अमेंड कर रहा है, और फिर एक फितना खड़ा हो गया। तो फितने से निपटने के लिए कुरान शरीफ ने बहुत वाज़ेह कहा है कि फितनों को चल दो, सर को चल दो। अब सूरत हाल ये क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम हर मुकदमे में ताखिर कर रहे हैं, गैर मामूली ताखिर कर रहे हैं। जो जुनैरा ने कहा माइंड सेट वाली बात, वो बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ कि माइंड सेट बदलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ निज़ाम अदल को भी आपको रिव्यू करना पड़ेगा। साहिवाल वाले वाक़े में जो मुकबका हुआ वो आपको पता है, मॉडल टाउन वाले वाक़यात में जो कुछ हो रहा है वो आपको पता है, और उसके साथ साथ अब मोटरवे वाले वाक़े में जितना बड़ा मसला उठा उसमें अब अपील की समाअत अब शुरू हुई है। हालांकि कितना स्पीड ट्रायल था, मुझे शक है कि यहाँ भी हम जो जोर लगा रहे हैं जल्दी करें, स्पीड ट्रायल करें, मुकदमों सब शहादतें मौजूद हैं, ये सब मुकदमत में हुआ है और उसके बाद डिले हुआ है, ताखिर हुई है, अपीलों में अपील, तारीख पर तारीख। ये नहीं होगा जब तक आप सजा नहीं देंगे, उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे, और जब तक आप सिलेबस और माइंड सेट तब्दीली करेंगे उस वक्त तक जनरेशन की ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है। मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब, हम देखते हैं कि उलमा तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन हर छोटे इलाके में जो मस्जिद है, वहाँ जो पेश इमाम है या मौलवी हैं, उन्हें जो किरदार अदा करने की ज़रूरत है, मामला उसके बरक्स है। ये ठीक बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मस्जिद का इतना कसूर नहीं है, ना मस्जिद के मौलवी का इतना कसूर है। कसूर ये है कि हमने अपने मजहबी जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, उनको मखसूस सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। मेरा ख्याल है मस्जिद से ज़्यादा हुकूमत का किरदार होना चाहिए और सियासतदानों का किरदार होना चाहिए और इस मुल्क की सिविल सोसाइटी का किरदार होना चाहिए। जब वो सब साथ मिलेंगे, अकेले मस्जिद के मौलवी के पास तो सिर्फ रमज़ान में लोग जाते हैं। हमारी मसाजिद में कितने नमाजी होते हैं हमें समझ है इस बात की, सवाए रमज़ान के तो यहाँ नमाजियों की तादाद कितनी ज़्यादा होती है और जुमा भी कैसे होता है, चंद मसाजिद के अलावा हमें पता है इस बात का। असल मसला ये है कि मुल्क की अमूमी राय आमा को ठीक करने के लिए इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को ये फैसला करना होगा कि वो आइंदा मजहब को एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में जब भी इस किस्म का कोई वाक़या रोनुमा होता है तो उसमें कसूर किसका है, हुकूमत का या फिर मुआशरे का? देखिए, ये बिल्कुल मुआशरे का कसूर है। कुछ लोग हैं वो हर बात इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देंगे, हर बात इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देंगे। मुझे ये बात बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि दूध में पानी मिलाओ, या जिस तरह मिलावट होती है, जिस तरह 2 नंबरी होती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, मुल्क के अंदर जो भी माशरती बुराइयाँ हैं आप देख लें, मुआशरा उसके ज़िम्मेदार है। जुनैरा ने एक बात की, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि ये माइंड सेट वो है और किस किस्म के लोग हैं जो लेफ्ट बैक के पीछे जाते हैं या उनको फॉलो करते हैं। वो सिर्फ गरीब नहीं है, उसमें आप देखें बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, उसमें वकला भी शामिल हैं, उसमें साफ़ी भी शामिल है। किस तरह उनको देगे खाने की पहुँचाई जाती थी जब फैज़ाबाद का धरना हुआ था। और कहा जाता है कि ये लेफ्ट बैक को जो है TLP को इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। मेरे ख्याल से जब ताहिरुल कादरी का दौर था और मॉडल टाउन वाला वाक़या हुआ है तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने उनके मुकाबले पे एक जमात को लाके खड़े करने की कोशिश की जो उनके अपने ही गले में पड़ गई। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट पे हम हर बात डालते हैं। दूसरा जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल से मसाजिद मदरसे इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम सब जैसे नमाज जैसे तैसे पढ़ लेते हैं, लेकिन तमाम लोग जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं, जुमे का खुतबा सुनते हैं हर हफ्ते, हर वीक, हर हफ्ते में एक जुमा आता है ना। अगर उसमें थोड़ा थोड़ा भी ये सिखाना शुरू कर दें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, हमने किन बातों पे अमल करना है, अगर हम उनकी सिर्फ सीरत के पीछे जाना शुरू कर दें, थोड़ी सी भी उनकी सीरत अपनाना शुरू कर दें, तो ये पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को हमारे लिए भेजा है। हम खुशकिस्मत है मुसलमान कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी हैं, अगर कुछ भी उस पर अमल कर लें तो ये मुल्क जो है अमन का गहवारा बन सकता है। और जी जनरल साहब, देखिए बात यह है कि जहां तक ये TLP का ताल्लुक है, ये मॉडल टाउन के वाक़े के बाद बनाई गई क्योंकि ताहिरुल कादरी का प्रेशर बहुत बढ़ चुका था और ये दोनों बरेलवी जमातें हैं। बरेलवियों में फूट डालने के लिए ये काम किया गया और उसका आपको मैं शवाहिद दे दूं। जब वो फैजाबाद धरने पे, पहली बात तो ये कि राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू है जिसपे उसको सवाल किया गया और उसने माना कि जी इधर फैजाबाद पे हमने भिजवाया था उनको
क्योंकि उनका जो डिमांड थी कि फलां मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, उसको छोड़ निकाल दें, वो हम वहां पे पूरी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि एक पाकिस्तान आर्मी का एक्स कैप्टन जो अब दामाद आला है, वो देगे पहुंचाया करता था वहां पे, उसने पार्लियामेंट में भी उनकी हमायत की। ठीक, देगे खाने की वो ले लेके जाता रहा इनके लिए। ठीक है, तो आप हर बात पे एस्टेब्लिशमेंट। फिर मौलवियों का जहां तक रोल है, आज भी लाल मस्जिद और दूसरे मदरसों में देख लीजिए, वो गुस्ताखे रसूल का सरतान से जुदा का सबक दे रहे हैं। जय साहब, कतई कलामी की माफी चाहूंगी, वक्त की कमी के सबब आपका पूरा कमेंट नहीं ले पाऊंगी, मुझे क्लोजिंग की जानिब बढ़ना। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।